हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? तो देखिए इनमें से किस वायसराय के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था। इसी अधिनियम के तहत पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, कर्जन, यानी कि लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय था। देखिए लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश वायसराय हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की और विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। देखिए दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए आपको दोनों ही याद रखनी है। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो देखिए इनमें से किसके कार्यकाल में हुई है? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के समय सिविल सेवाएं परीक्षाएं शुरू हुई थी इलाहाबाद में। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन सा वायसराय या गवर्नर जनरल है, तो वो लॉर्ड कार्नवालिस है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। लेकिन देखिए इलाहाबाद में 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई है और देखिए 1921 से लेकर 1926 तक का टाइम किसका रहा है? लॉर्ड रीडिंग का रहा है। इसीलिए अगर इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा कब से शुरू हुई हमसे पूछा जाए तो 1922 में हुई है। और किसके कार्यकाल के टाइम हुई है? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के समय पर ये हुई है। बंगाल का टाइगर किसे कहा जाता था? देखिए इनमें से कौन था बंगाल टाइगर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। वेलेजली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। देखिए लॉर्ड वेलेजली को बंगाल टाइगर कहा जाता था। उन्होंने सहायक गठबंधन की प्रणाली की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था। उन्होंने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। देखिए सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये सारे पॉइंट जरूर से याद रखने हैं। काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए जब काकोरी कांड हुआ तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कब हुई। अगर आपको घटना याद है और आपने सिर्फ ये जो वायसराय गवर्नर जनरल है इनके कार्यकाल याद कर लिए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे अगर देखिए काकोरी कांड 1925 में हुआ है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखिए बी रीडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि रीडिंग का जो कार्यकाल है वो 21 से 26 तक का रहा है और ये घटना कब की है? 1925 की है। तो सीधी सी बात है कि कौन से वायसराय के टाइम पर हुई है ये? तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर काकोरी कांड हुआ था। देखिए लॉर्ड रीडिंग 1925 में हुई काकोरी ट्रेन डकैती के दौरान भारत के वायसराय थे। साइमन कमीशन किसके कार्यकाल के दौरान भारत आया था? देखिए किसके कार्यकाल के दौरान आया है साइमन कमीशन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान भारत आया था साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन का गठन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, देखिए इरविन का कार्यकाल 26 से 31 तक है, के कार्यकाल के दौरान किया गया था। देखिए साइमन कमीशन 1927 में बना था और 28 में ये आया था भारत। तो ये किसके कार्यकाल के अंतर्गत आ रहा है? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के अंतर्गत आ रहा है। मतलब उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के टाइम पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। देखिए यहाँ 1906 और 1921 के बीच बनाया गया था। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी परिकल्पना तत्कालीन वायसराय जॉर्ज कर्जन ने की थी। इसे महारानी विक्टोरिया के भारत में 25 साल के शासन के उपलक्ष्य में बनवाया गया था।
मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मिंटो द्वितीय मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो 1906 में ये स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पे मिंटो द्वितीय नाम है, तो मिंटो के नाम से आपको एक नाम जरूर याद आ रहा होगा, एक रिफॉर्म है जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, जो 1909 में आया था। तो इस नाम से मार्ले मिंटो दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने विधान परिषदों में कुछ सुधार पेश किए और ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया। भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले और भारत के वायसराय मिंटो के बाद इसे आमतौर पर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था। तो देखिए इसी मार्ले मिंटो यानी कि मिंटोस टाइम पर क्या था? वायसराय था भारत का। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, मिंटो द्वितीय। उस टाइम पर क्या थे? वायसराय थे जब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। ये कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। जब कांग्रेस में विभाजन हो गया था तो उस टाइम पे मिंटो द्वितीय वायसराय थे। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक भारत के वायसराय थे। 1907 के सूरत सत्र को लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांग्रेस दो समूहों में विभाजित हो गई थी, यानी कि गरम दल और नरम दल में। तो ये सूरत विभाजन के समय कौन वायसराय था ये पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएगा। देखिए इनके नाम के आगे लॉर्ड लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये अपने नाम के आगे लॉर्ड लगवाते तो लॉर्ड मीन्स भगवान, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी भगवान नहीं है, लेकिन हमारी बुक्स में क्योंकि यही दिया होता है तो हमको बस पढ़ना होता है, बाकी दिल में इनके लिए 1% भी इज्जत मत रखिए, बस पढ़ते रहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, वेलिंगटन। वेलिंगटन वायसराय था जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था तब। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत का अंतिम संविधान था। यह 1947 तक चला जब ब्रिटिश क्षेत्र पाकिस्तान और भारत में विभाजित हो गया। जब इसे पारित किया गया तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो मेन यही पूछा जाएगा कि ये अधिनियम जब बना तो कौन उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, विलियम बेंटिक के टाइम पर मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। वर्ष 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रसिद्ध स्मरण पत्र गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पारित किया था। किस चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इनमें से किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। देखिए लॉर्ड मेटकॉफ, इनका कार्यकाल 1835 से 36, ये इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। प्रेस के प्रति उनकी उदार नीति के कारण लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय अदालत की भाषा फारसी के बदले देशी भाषाएं बना दी गई थी? तो किसके टाइम पर यह हुआ था? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, विलियम बेंटिक के टाइम पर अदालत की भाषा फारसी के बदले देशी भाषाओं को बना दिया गया था। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने निचली अदालत में अदालत की कार्यवाही के लिए फारसी और एक स्थानीय भाषा बनाई और सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बना दिया था।
वेबगत सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत राज्यों के अंग्रेजी शासन में विलय का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए कौन सा था सही क्रम, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सातारा, जैतपुर, उदयपुर, झांसी, ये इसका बिल्कुल सही क्रम है। देखिए वेबगत का सिद्धांत या हड़प नीति या चूक की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इतने सारे नाम हैं इसके। ये पैतृक वारिस ना होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति वेबगत का सिद्धांत या हड़प नीति कहलाती है। राज्यों का विलय स्वाभाविक या दत्तक ना होने के कारण सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली राज्यों का विलय कर दिया गया था। तो ये बस एक नीति थी जिसमें जिस भी राजा का पैतृक कोई वारिस नहीं है तो उसकी जो संपत्ति है वो कंपनी को मिल जाएगी अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये एक नीति चलाई गई थी जिसे हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, देखिए क्योंकि पूछा भी गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सबका कार्यकाल जरूर देखा करिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए अगर आपको इन सभी का कार्यकाल पता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ ये पता है तो बहुत आसानी से आप इस चीज को पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड उस टाइम पर भारत का वायसराय था। देखिए जलियांवाला बाग की हत्याकांड जो घटना है ये कब हुई है? तो 1919 में ये घटना हुई है। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा केनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय था। देखिए लॉर्ड केनिंग कार्यकाल देख लीजिए, भारत के पहले वायसराय थे। वायसराय भारत की रियासतों के लिए ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करते थे। लॉर्ड केनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। ये आपको याद रखना है, पहले वायसराय और यहाँ पे मेंशन करें अंतिम गवर्नर जनरल। तो ये कौन थे? तो ये लॉर्ड केनिंग थे। इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन से संबंधित है इल्बर्ट बिल। देखिए इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सर कॉर्टेन पेरेग्रीन इल्बर्ट द्वारा लिखा गया था। सत्र न्यायालय में यूरोपीय विषयों को भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए कहा गया ये एक विधेयक था जिसका बहुत ज़्यादा ये विधेयक विवाद में आ गया था। तो यही था इल्बर्ट बिल जो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? तो देखिए इनमें से कौन सहायक संधि का जनक है? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि का जनक था। देखिए सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी थी। इसे 1798 से 805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। इंदौर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। देखिए यह व्यवस्था सबसे पहले हैदराबाद के शासक निजाम पर लागू की गई थी लेकिन कई शासकों ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था। सहायक संधि को इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 1853 में अपने प्रसिद्ध रेलवे मिनट के जरिए ब्रिटिश सरकार को भारत में रेल शुरू करने के लिए राजी किया था। तो किसे माना जाता है भारतीय रेल का जनक? तो वो है लॉर्ड डलहौजी।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करना होता था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए यह भारत के सबसे पुराने मौजूदा अस्पतालों में से एक है। संस्थान की स्थापना 28 जनवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा ब्रिटिश राज के दौरान मेडिकल कॉलेज बंगाल के रूप में की गई थी। 1857 की क्रांति के वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, कैनिंग। 1857 की क्रांति के वक्त भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1858 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ ये शुरू हुआ था। सती प्रथा का अंत किसने किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। देखिए ब्रिटिश शासित भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। यह एक प्राचीन हिंदू प्रथा थी जिसमें पति के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी विधवा पत्नी भी चिता के साथ आत्मदाह कर लेती थी। तो ये जो एक प्रथा थी इसे बंद किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, केनिंग के टाइम पर ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ था। देखिए 1857 में केनिंग के समय महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। और आपको कैसा वीडियो लग रहा है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करिए दोस्तों, उससे हम आगे के लिए और बेहतर रूप से तैयार होते हैं। इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत में ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक को भारत में ठगी का अंत करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए विलियम बेंटिक ने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल और 1833 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। गांधी जी का असहयोग आंदोलन किस वायसराय के समय शुरू हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड के टाइम पर गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से 1921 तक का रहा था। इस टाइम पर ये भारत के वायसराय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। मोपला विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान मोपला विद्रोह हुआ था। देखिए मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, ये लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था। मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। इसे मोपला नरसंहार, मोपला दंगों या मपीला दंगों के रूप में भी जाना जाता है। यह केरल में मोपला समुदाय के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन था। इन लोगों ने जमींदारों और अंग्रेजी हुकूमत पर हमला किया था। तो किसके कार्यकाल के टाइम पर हुआ है ये? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के समय पर। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, हॉर्डिंग द्वितीय। ये प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय थे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने वर्ष 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। डांडी मार्च किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो देखिए इनमें से किसके कार्यकाल के दौरान किया गया? तो डी करेक्ट हो जाएगा, इरविन के कार्यकाल के दौरान डांडी मार्च हुआ था।
देखिए वर्ष 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तक दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के समय लॉर्ड इरविन वायसराय थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस वक्त भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। इरविन उस टाइम पर भारत के वायसराय थे। देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, इरविन। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ? देखिए 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। ये किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ये पारित हुआ था। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। चोरा चोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए इनमें से कौन था? पहले तो ये घटना कब हुई थी, ये कांड कब हुआ था? तो ये 1922 की घटना है। तो इस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग, क्योंकि इनका कार्यकाल मैंने आपको बताया है 1921 से 26 तक का कार्यकाल रहा था। 1921 से 26, तो इसी बीच 1922 आता है जिसमें चोरा चोरी कांड हुआ था। देखिए चोरी चोरा कांड लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। केनिंग के कार्यकाल के टाइम पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड केनिंग द्वारा पारित किया गया था। देखिए तैयार कब हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, लेकिन पारित कब हुआ है? तो लॉर्ड केनिंग के टाइम पर यह पारित किया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वेलिंगटन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लिनलिथगो। ये द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय भारत के वायसराय थे। देखिए 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया है और वहां 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय रहे। देखिए कार्यकाल याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार सिर्फ कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है। क्रिप्स मिशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनलिथगो के कार्यकाल के टाइम पर क्रिप्स मिशन भारत आया था। देखिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। इस मिशन ने भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर वार्ता करने की मांग की। इसका नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया था, जब लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1942 में आया और अभी हमने देखा 1936 से 44 तक कार्यकाल रहा है किसका? लॉर्ड लिनलिथगो का। तो आपको याद रखना है, इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये सारे गवर्नर जनरल और वायसराय में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो लिनलिथगो का रहा है। अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ये अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय थे। देखिए भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक बयान जारी किया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब है, तो 1942 में ये आंदोलन हुआ है। अब इसके समय भारत का वायसराय कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनलिथगो इसके टाइम पर भारत का वायसराय था। देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, होर्डिंग के समय पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लॉर्ड होर्डिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। देखिए सीधे सीधे कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी है। 1848 से 1856 तक का कार्यकाल रहा है लॉर्ड डलहौजी का। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए हैं, तो इसीलिए इनका कार्यकाल याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 था और इसी दौरान उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिसने उन्हें भारत के इतिहास में अमर कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के वायसराय थे। देखिए 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था भारत में। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की, जिसने भारतीयों को उन वर्षों में पोस्ट कार्ड के माध्यम से संवाद करने का एक नया तरीका दिया। उन्होंने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट निम्न में से किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? देखिए किसके कार्यकाल के समय पारित हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। लॉर्ड मेयो ने 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना भारत की किस जगह पर की? तो देखिए कहाँ पर की थी, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर में की थी मेयो कॉलेज की स्थापना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान भारत में केवल लड़कों के लिए एक निजी बोर्डिंग स्कूल है। इसकी स्थापना 1875 में मेयो द्वारा की गई थी, जो 1869 से 72 तक भारत के वायसराय थे। सालबाई की संधि के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स सालबाई की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी वार्ता के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया था। देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर 1787 और 1795 के बीच ग्रेट ब्रिटेन की संसद में महाभियोग चलाने का प्रयास किया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।